नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र, खासतौर पर जो मुंबई का कुर्ला जो इलाका है, वहाँ पर बेस्ट की एक बस हादसे का शिकार हो गई और आप देखेंगे कि किस तरह उस हादसे में 7 अफराद की मौत हुई और 49 के बारे में कहा जाता है कि 49 अफराद जख्मी हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बस अपना कंट्रोल खो बैठी थी, जिसके नतीजे में वो यानी जो पैदल राहगीर थे उनको यानी कुचल कर आगे बढ़ी और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। और इस सिलसिले में जो खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं उसमें बताया गया है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने जो महलूकीन हैं उनके वर्षा को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन 5 लाख से क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे नाज़रीन, आपको बताना ये ज़रूरी है कि मुंबई के कुर्ला में जो पेश आया ये जो बहीमाना मैं समझता हूँ कि वाक़या है, और इसमें एक आफरीन शाह नामी एक लड़की भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई, जो अपनी मुलाजिमत यानी नौकरी का पहला दिन ऑफिस में गुजार कर वापस हो रही थी। इसके अलावा एक 55 साल नर्स है कनीज़ अंसारी, वो भी इसमें जाम बहक हुई है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अनम शेख के साथ साथ फारूक चौधरी भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए इस हादसे का शिकार होकर। शिवम, केशव और विजय गायकवाड़ के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए इस बेस्ट या की बस के हादसे के नतीजे में। आपको बता दें कि जहाँ तक बेस्ट का सवाल है, ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट इसका पूरा फुल फॉर्म है और इसकी ये बस है और मुंबई में बेस्ट के ज़रिए बसें चलाई जाती हैं और ताकि आवाम को राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन राहत की बजाय मैं समझता हूं कि और रहमत की जगह ये रहमत साबित हुई है बस। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 ज़िंदगियों का खात्मा हो गया है और 49 लोग ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें यह भी कहा जाता है कि इन ज़ख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। तो बहरहाल हमारे दरमियान सज्जा साहब हैं, हम चलते हैं सज्जा साहब से और ये पूछते हैं कि सज्जा साहब, आप देखेंगे कि मुंबई हिंदुस्तान का इक़्तिसादी दारुल हुकूमत है और हर इलाका बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मसरूफ़ तरीन इलाका होता है और वहाँ की जो ज़िंदगी है बहुत तेज़ रफ्तार है। लेकिन ये इस बस ने अपनी रफ्तार जो खोई है, उसके बाद आप वीडियोस देखेंगे हैरान रह जाएंगे। ये 7 लोग जो हलाक हुए हैं या अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं, हो सकता है कि महलूकिन की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, इंसानी गलती का नतीजा है और अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, ख़ासतौर पर इस तरह की बसेस। और ऐसे में जहाँ पर आप कुर्ला जैसे इलाके में अगर सफ़र कर रहे हैं और वहाँ आप देखेंगे कि बहुत मसरूफ़ तरीन इलाका है। मैंने खुद वीडियो देखकर हैरान रह गया कि किस तरह बस बेकाबू हो गई थी और वो लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। लोग भाग रहे थे, यानी अपना सामान छोड़कर और अपने जो भी कारोबार है वो छोड़कर भाग रहे थे। तो अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के वहाँ के भयानक हालात थे। और कनीज़ अंसारी जो नर्स हैं वो नाइट शिफ्ट में काम के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, जबकि जो खातून के बारे में बताया कि आफरीन शाह, वो अपनी मुलाजिमत का पहला दिन ऑफिस में गुजार कर यानी पहले दिन उसने काम किया और फिर वापस घर वापस हो रही थी कि हादसे का शिकार हो गई, बस के जद में आ गई। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात हैं बहुत ही तकलीफदा होते हैं और ख़ास तौर पर जो पसमानदगान होते हैं उनका तो हाल बहुत बुरा होता है, क्योंकि एक ख़ानदान में अगर किसी की मौत हो जाती है तो समझिए कि पूरे ख़ानदान पर उसका असर पड़ता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो ख़ानदान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ख़ानदान है और वो ख़ानदान है हिंदुस्तान, और हर हिंदुस्तानी उस ख़ानदान का हिस्सा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या पारसी हो या बुद्धिस्ट हो, तमाम की तमाम इस ख़ानदान का हिस्सा हैं, उसके अरकान हैं। और अगर दीगर अल्फाज में कहा जाए तो हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है, वो गुलिस्तां है जिसमें
आप देखेंगे कि अनवा अक़साम के फूल पाए जाते हैं, जिसे हिंदू कहा जाता है, किसी फूल को मुसलमान कहा जाता है, तो किसी को सिख, किसी को ईसाई कहा जाता है। तो बहरहाल हिंदुस्तान के इस गुलिस्तान को या गुलदस्ते को तबाह करने पर तुले हैं फ़िरका परस्त दरिंदे। और आपका अंदाज़ा कीजिए कि अदलिया की हुक्मरानी को भी आज ख़तरा लाहक हो गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये, बल्कि सारा हिंदुस्तान कह रहा है, सियासी कायदीन कह रहे हैं कि अदलिया में भी अब फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं उन्होंने अपने अनासिर को दाखिल कर दिया है और वो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पहले तो खामोशी से करते थे, अब खुलेआम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद का एक इजलास मुनक़िद होता है, उसके कानूनी सेल का इजलास मुनक़िद होता है और उसमें एक सिटिंग जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और वो उसका नाम है, आपको बता दूं कि शेखर कुमार यादव उसका नाम है। वो वहां जाता है और ऐसे बकवास करता है जिसके आप देखेंगे कि अगर उसकी बकवास आप सुनेंगे, दी वायर में सज्जाद साहब पूरी तफसीलात मौजूद हैं और अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अदलिया में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। और अदलिया का जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है, उस पर भी अब सवालात उठ सकते हैं, क्योंकि किस तरह के लोगों को जज मुकर्रर किया जा रहा है। पहले तो इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या नहीं ये देखना चाहिए, और दूसरी अहम बात यह है कि ये इंसान परवर हैं यानी इंसानियत नवाज हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। और तीसरी बात ये देखना चाहिए कहीं ये आस्था की बुनियाद पर फैसले करने वाले तो नहीं है, अकीदे की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर फैसले करने वाले तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का फैसला आस्था की बुनियाद पर हुआ, और शर्म की बात है कि उस फैसले के बाद आपने देखा कि मंदिर भी वहां बना दी गई, लेकिन मस्जिद के लिए जो जमीन अलाट की गई आज तक वहां मस्जिद तामीर नहीं हो सकी। तो बहरहाल हिंदुस्तान की जमहूरियत पर, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पर, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर एक बहुत बड़ा ये वार है, एक धब्बा है। इस तरह की ताकतें, इस तरह के जजेस जो हिंदुस्तान की तहजीब को मिलियामेट करने पर तुले हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे शेखर कुमार यादव की। शेखर कुमार यादव, आपको बता दूं कि उसके बारे में अब उसके खिलाफ यानी तहरीक मुआखज़ा पार्लियामेंट में पेश की जा रही है, और इसके लिए आपको बता दूं कि जो नोटिस दे रहे हैं वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह महदी। ये रुकन पार्लियामेंट है, MP है, उन्होंने ये नोटिस यानी मुआखज़े की जो तहरीक मुआखज़ा पेश करने का मंसूबा बनाया है, उसके लिए कम अज़ कम उस नोटिस पर 100 अरकान पार्लियामेंट की दस्तखत ज़रूरी है। सिर्फ कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 100 है, और फिर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी है, फिर RJD है। तो बहरहाल तमाम जो अरकान पार्लियामेंट अगर दस्तखत कर देंगे तो उस जज के खिलाफ जो बकवास कर रहा है उसके खिलाफ मुआखज़े की तहरीक पेश कर दी जाएगी पार्लियामेंट में। अब देखना यह है कि स्पीकर ओम बिरला का किरदार क्या होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां अगर BJP के कायदीन बकवास करते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, और आज़म खान जैसे लोग अगर किसी की तारीफ कर देते हैं तो उन्हें सस्पेंड करने फिर या वहां से पार्लियामेंट की रुकनीत ख़त्म करने की धमकियां दी जाती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस शख्स ने जो जज के बावकार ओहदे पर फायज है, कट मुल्ला जैसा अल्फाज भी इस्तेमाल किया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि कट मुल्ला, नल मुल्ला, ये जो अजीब व गरीब अल्फाज हैं ये इंतहाई तौहीन आमेज़ है। और एक जज, सिटिंग जज, बरसर खिदमत जज अगर इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसे फौरी घर का रास्ता दिखाना चाहिए। और अब ये काम बहुत अच्छा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट ने। और आपको ये भी बता दूं कि जिन अब तक इस नोटिस पर 7 अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं वो सरे फहरिस्त हैं, जबकि आपको राजकुमार रावत हैं, इनका ताल्लुक है राजस्थान से, उन्होंने भी दस्तखत किए। और सुधामा प्रसाद जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस नोटिस पर दस्तखत कर दिए। मुहिबुल्लाह नदवी उत्तर प्रदेश और ज़ियाउर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश ने भी इस नोटिस पर दस्तखत किए हैं। अब तक 7 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत हुए हैं। तो सज्जा साहब, आप ये बताइए कि इस तरह के जो जजेस होते हैं, मैं समझता हूँ कि कानून की हुक्मरानी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, और ये कानून यानी अदलिया पर एक बदनुमा दाग है ये लोग। जी बिल्कुल, देखिए अगर अदालतों में इस तरह के लोग आ जाएंगे तो फिर जो है संभल जैसे वाक़यात होना नामुमकिन नहीं है। और बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबरी मस्जिद का मुकदमा और बाबरी मस्जिद का फ़ैसला, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का जो एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ी है। अब देखिए
कुछ दिनों पहले इलेक्शन से पहले एक खबर आई थी कि मथुरा में आरएसएस का एक इजलास हुआ जिसमें साबिक जजों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, साबिका जजों की। तो उस पर भी लोगों ने तशवीश ज़ाहिर की थी कि साबिका जजों का क्या काम आरएसएस के इजलास में। वहाँ गए, वहाँ पे जो है एक प्लानिंग हुई, एक मनसूबाबंदी हुई इलेक्शन के, ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से, महाराष्ट्र इलेक्शन के हवाले से, झारखंड के इलेक्शन के हवाले से, यूपी के ज़िमनी चुनाव के हवाले से और हरियाणा के इलेक्शन के हवाले से एक मनसूबाबंदी के लिए वो इजलास बुलाया गया था। और उसमें साबिका जजों का शिरकत करना, और एक दो नहीं 40 जजों के शिरकत करने की खबर आई थी मथुरा के इजलास में। तो ये इससे पहले भी तशवीर ज़ाहिर की गई थी और अफसोस का इजहार किया गया था कि हमारी मुल्क की अदलिया, हमारा मुल्क का मतलब कानूनी निज़ाम किस समत में जा रहा है। अब देखिए जिस तरीके से ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, ये जो है जिस तरह की इन्होंने शरंगेज़ी की है वो बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने एक्शन सिविल कोर्ट की वकालत की, उन्होंने कहा कि हमारी हिंदुओं का एक बहुत पुराना ख्वाब है कि ये मुल्क हिंद तो हो, यहाँ जो है अब आ जाना चाहिए हिंदू राष्ट्र, अब ये सब नहीं चलेगा, सेकुलरिज्म वगैरह। तो ये इस तरह की सतही और जो है गिरी हुई बातें उन्होंने वहाँ पे की हैं। जैसा कि आपने कहा अभी कि कटमुल्ला का भी जो है उन्होंने नफ़रत की इंतहा। अगर कोई ये कहता है कि कटमुल्ले का अगर कोई जिक्र करता है तो इसको हम कहेंगे नफ़रत की इंतहा। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में भी साबिका मतलब एक के दौर में गुज़िश्ता साबिका हुकूमत में 2019 से पहले पार्लियामेंट में भी अमरोहा के जो एमपी थे, वो अमरोहा के एमपी के ख़िलाफ़ इसी तरह का रिमार्क किया था एक बीजेपी के एमपी ने। जी हाँ, जी हाँ। बीजेपी के एमपी ने कहा था कि कटमुल्ले, बीजेपी के एमपी ने कहा था कि उग्रवादी, बीजेपी के एमपी ने कहा था कि घुसपैठिए। जी हाँ, जी। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसने एक ऐसे एमपी के ख़िलाफ़ जो 20 साल से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। सर साहब एक मैं समझ चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, जब उस वक्त आप देखेंगे कि एक स्पीकर ने जिस अंदाज में उनको तंबी की थी कि देखिए आइंदा अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। अब अंदाजा कीजिए, शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें, इस तरह के की चोट पे वो बोल रहा है और उससे कहा जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे। और जो है आज़म खान ने कोई ऐसी जो है काबिल एतराज़ बात नहीं की थी और उनको जो है पार्लियामेंट से एक झटके में मुअत्तल कर दिया गया था। कमर की बात करें आप, कमर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो है हमने देखा कि राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, आपको याद होगा। मोहित्रा उनको भी जो है पार्लियामेंट से नाअहल करार दिया गया था। और महबूबा मोहित्रा सिर्फ एक फ़ोन कॉल की बुनियाद, ईमेल की तरफ से, एक ईमेल की बुनियाद पे, जिसका पार्लियामेंट से कोई लेना देना ही नहीं था, कि एक ईमेल जो है आता है जिसमें कहा जाता है कि ये पैसे लेके सवाल करती हैं, कोई एक क्लेम करता है, तो उस क्लेम की बुनियाद पे कि ये पैसे लेके पार्लियामेंट में सवाल कर रही हैं, उनकी पार्लियामानी रुकनीत मुअत्तल करने में इतनी उजलत दिखाई जाती है कि जिससे साफ अंदाज़ा हो जाता है कि पार्लियामेंट में बैठे लोग भी जो है बड़े ही जो है बीजेपी नवाज हो गए हैं। अब देखिए आज की बात है जी, आज धनखड़ ने अपोजिशन लीडरों को बोलने नहीं दिया जी, जिस पे अपोजिशन लीडर बाहर आके बोले कि हम इनके खिलाफ जो है तहरीक चलाएंगे जी, ये जो है स्पीकर बनने के मतलब चेयरमैन बनने के लायक नहीं है, ये जानिबदारी का मुजाहरा। देख पहली बार जो प्रमोद तिवारी हैं जो पार्लियामेंट के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने बड़े जानिबदार आदमी को सीट पे बैठे हुए, चेयरमैन की सीट पे बैठे। अब खुल के कहा जा रहा है कि राज्यसभा की चेयरमैन के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो हुकूमत नवाजी कर रहा है या हुकूमत की जो है तरफदारी कर रहा है, लोकसभा के स्पीकर के बारे में कहा जाए कि वो हुकूमत की तरफदारी कर रहा है और ख़ुद सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन के लीडरान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। आज तो कहा गया कि अडानी के मुद्दे पे जो है बीजेपी के अरकान ऐसे जो है आपस से बाहर हो जाते हैं जैसे उनको गाली दी गई हो। मैं समझता हूँ कि ये मुलाजिम है, इस तरह का जैसा रवैया है अपनाए हुए हैं, अडानी के मुलाजिम है, अडानी के नौकर हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक सरमायाकार के लिए जिस तरीके से सारी हुकूमत जो है दीवार बनी खड़ी है, वज़ीर आज़म से लेकर उनके पूरे दोस्तों ने तक जो है एक हिसार बना लिया है, ये बहुत ही तशवीश और अफसोस का मुकाम है कि आज हमने अपने पार्लियामेंट को, उसके तक़द्दुस को,
उसके जो है जो मतलब गैर जानिबदारी का एक बहुत बड़ा मरकज़ था, उसको आज हमने क्या बना दिया है। आज देखिए आप किस तरह के हालात बन गए हैं। अपोजिशन लीडरान कह रहे हैं कि जैसे ही 11 बजे पार्लियामेंट खुलती है शोर शराबा शुरू हो जाता है। जी हाँ, जानबूझकर। हम सवाल करना चाहते हैं, हुक्मरान बेंचों की तरफ से शोर होता है और 15 मिनट के अंदर पार्लियामेंट की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए, 12 बजे तक के लिए, ये सब बढ़ाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चेयरमैन या फिर लोकसभा स्पीकर का क्या काम है, मैनेज करना, पार्लियामेंट चलाना। उनका कहना है कि हम यहाँ जो है इसलिए नहीं आए हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है फजूल वक्त में जो है ख़त्म हो जाए, बस पार्लियामेंट चलाना ही नहीं चाहते हैं लोग। ये आज सबसे बड़ा मसला बन गया है कि हुक्मरान जमात पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहती। कितना डर, कितना खौफ देखिए है। इतना बड़ा जो है इशू है। देखिए डर खौफ से कहीं ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि अब 60 बिल वहाँ पे मंजूर होने हैं जी। अब अगर अपोजिशन के साथ बहस मुबाहिसे और जो है बातचीत और फिर जो है नुकात पे गौर फिक्र किए बगैर ही अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं जी जी। तो फिर आवाम के साथ कितना बड़ा धोखा यहाँ पे हो रहा है कानून साज इदारे में, ये सोचने वाली बात है। पार्लियामेंट क्या है, कानून साज इदारा है, और इस कानून साज इदारे में आवाम के साथ इतने बड़े पैमाने पे अगर धोखा होता है तो इससे बड़ा अलमनाक पहलू और कोई नहीं हो सकता। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे शेखर कुमार यादव की। आप देखेंगे कि वो एक्शन सिविल कोड की भी बात कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है। उसका ये भी कहना था कि हिंदुस्तान में अक्सरियत के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता और यहाँ जो कुछ भी होगा वो अक्सरियत के ख्वाहिश के मुताबिक होगा। तो बहरहाल जजेस इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह का जहर उगलेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जजेस नहीं कहलाएंगे बल्कि फ़िरका परस्त कहलाएंगे। और इस तरह की फ़िरका परस्ती से अदलिया को बचाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट ने तहरीक मुआखज़ा पेश करने का मनसूबा बनाया है और कांग्रेस की 101 अरकान पार्लियामेंट है, यानी MPs है। और मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ही दस्तखत कर दें तो उसके खिलाफ मुआखज़े की तहरीक पेश की जा सकती है और कामयाब भी हो सकती है। और दूसरे जजेस को ये सबक मिल सकता है कि अगर वो फ़िरका परस्ती का जहर अपने दिलो दिमाग में भर कर लाए हैं तो वो वहीं पर यानी महदूद रखें, अपने जिस्म की हद तक महदूद रख दें। वैसे भी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक का एक जज ने भी मुसलमानों के बारे में कहा था कि ये इलाका पाकिस्तान हो गया है, इस तरह की बात की थी। और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे घर का रास्ता दिखाने के बजाय कहा था कि तुम माफ़ी चाह लो, माजिरत खाई कर लो। यानी आप रेप करेंगे और कहेंगे कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूं, मैंने रेप कर दिया है, तो आपका क्या अदालत माफ़ करेगी? और किसी कोई कत्ल करेगा और कहेगा कि मैंने कत्ल कर दिया है, माफ़ी चाहता हूं, तो क्या अदालत उसको माफ़ करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी। तो फिर उस जज के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया, ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया, यह भी एक अहम सवाल है। अब ये जो है शेखर यादव, वो भी हो सकता है कि माफ़ी चाह ले, माजिरत खाई कर ले, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए कि अगर दिगर जराइम के लिए खासतौर पर रेप करने वाले को माफ़ नहीं किया जाता या कत्ल करने वाले को माफ़ नहीं किया जाता, या फिर जब यानी फ्रॉड करता है, व्हाइट कॉलर क्राइम करता है, उसे माफ़ नहीं किया जाता, तो इस तरह के जजेस को क्यों माफ़ किया जाता है जो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पर एक धब्बा है, हिंदुस्तान के अदलिया पर एक धब्बे की हैसियत रखते हैं और ये आलमी सतह पर हिंदुस्तान को मौजूद मजाक बनाने का बायस बन रहे हैं, बदनामी का बायस बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ सख्त नोट लेना चाहिए और एक ऐसा फैसला सुनाना चाहिए जो दूसरे जजेस के लिए ताज़ियाने इबरत साबित होगा। सज्जाद साहब, ये बिल्कुल देखिए अफसोस का मुकाम तो यही है कि हालात इतने जो है ख़राब कर दिए गए हैं, इतने मायूस कौन कर दिए गए हैं कि अब तो लोग कह रहे हैं कि किस से मतलब ये कि मुंसिफी चाहें, किसे वकील करें। लोगों की जो भरोसा था वो भरोसा ख़त्म होने का काम यहाँ पे हो रहा है। कितनी अलमनाक बात है कि अगर जज इस तरह की बातें करने लगे तो फिर मुंसिफी किससे चाहेगा? एक आम आदमी, एक आम आदमी इंसाफ की क्या तवक्को रखेगा? तो ये सबसे बड़ा अलमिया अब इस मुल्क का हो गया है कि जजों के हवाले से अब सवाल उठने लगे हैं। मैं तो समझता हूँ सज्जाद साहब, उस जज को जिस तरह वो फायद हो रहा है, यानी एक अहम कुर्सी पर बैठ रहा है, वहाँ से उसको निकाल कर कठेरे में लाना चाहिए। बिल्कुल यकीनन। देखिए किस तरीके से अगर वो एक जलसे में एक इस तरह की
बात करता है, फ़िरक़ा परस्ती की, इश्तियाल अंगेज़ी की, जानिबदारी की, बदतरीन नफ़रत की बात करता है, तो फिर वो इस मुक़द्दस कुर्सी में बैठने के कहीं से भी लायक नहीं है। और दूसरी बात, अगर तुझको इतना ही शौक है सियासत का, पॉलिटिक्स का, फ़िरक़ा परस्ती का, दरिंदगी का, तो फिर फ़ौरन रिज़ाइन करके जा, बीएचपी में जा, आरएसएस में जा, कहाँ पर जाता जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है तुझे। बिल्कुल, लेकिन ये सरकारी ओहदे पे बैठ के इस मुल्क के आइन की कसम खा के आप जो है इस तरह की बात नहीं कर सकते। ना इस मुल्क का कानून इसकी इजाज़त देता है, ना इस मुल्क का समाज इसकी इजाज़त देता है, ना इस मुल्क का जो है आम आदमी इसकी इजाज़त देगा। देखिए, जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में आवाम को आइन की पाबंदी और पासदारी करते हुए एक सेक्युलर माहौल को बहाल रखने और एक सेक्युलर माहौल को बनाए रखने के लिए काम करना है। यही आइन का तकाज़ा है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर इस मुल्क में जो अफरा तफरी, जो इंतशार, जो हालात होंगे वो बड़े तशवीशनाक। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है और रियासत तेलंगाना की सियासत से है। और आपको ये भी बता दूं कि बीआरएस के 2 नामजद अरकान ने, जिसकी गवर्नर ने नामजद की मुस्तरद कर दी थी, आपको बता दूं कि यानी सितंबर 2023 में इन दोनों को नामजद किया गया था, लेकिन गवर्नर ने उनकी नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। उन दोनों ने, आपको बता दूं कि बीआरएस लीडर हैं डॉक्टर डी श्रवण कुमार और सत्यनारायण के सत्यनारायण, ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे और इस बात का खदशा जाहिर किया था, अपनी दरख्वास्त में कहा था कि आमिर अली खान एमएलसी और कोडनाराम एमएलसी दोनों को जो गवर्नर कोटे में नामजद किया गया था, दोनों ने बहैसियत एमएलसी हलफ भी ले लिया और फिर कानून साज काउंसिल में आपने देखा कि कल पहले इजलास में शिरकत भी की। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि उनके बारे में इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दोनों को रियासती काबीना में शामिल किया जा सकता है बहैसियत वज़ीर, इसलिए ये अमल रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को रोकने, यानी आमिर अली खान को और प्रोफेसर कोडनाराम को इम्कानी तौर पर रियासती काबीना में शामिल किए जाने से रोकने से इनकार कर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जो सीनियर वकील है मुकुल रोहतगी, वो हाजिर हुए थे, जबकि रमाकांत रेड्डी ने आमिर अली खान की नुमाइंदगी की। तो ये अच्छा फैसला है जी, लेकिन ख़तई फैसला भी नहीं दिया गया है। बिल्कुल ख़तई फैसला नहीं है, लेकिन जो है एक मानों में हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बात की इजाज़त दे दी है कि जो है हुकूमत चाहे तो इन दोनों अरकान को जो है काबीना में शामिल कर सकती है। यकीनन ये एक खुशाइंद फैसला ही कहना। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक प्रोफेसर कोदंडाराम का सवाल है, अगर वो रियासती वज़ीर बनते हैं तो तलबा बिरादरी की बेहतरी हो सकती है, और आमिर अली खान साहब को अगर वज़ीर बनाया जाता है तो अक़लियतों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।